Hello everyone, welcome to CSR's UPC online classes. C as in content, S as in strategy, R as in revision. So this will be our second video on the environment MCQ series. Environment MCQ series, the first video has already been uploaded. You can go to the playlist and check. I'll be putting the link in my description. And today we'll be moving ahead with more MCQs on environment. Okay, so let's start. Okay, the first question. Consider the following about Green Digital Finance Alliance. Green Digital Finance Alliance. So it is basically an alliance. So it is an IR topic, but it is related to environment. So environmental IR, you can say. So first statement, it is a global partnership to accelerate fintech or financial technology, fintech innovations that address environmental changes or environmental challenges. इट लुक्स करेक्ट बिकॉज अलियंस होगा तो ग्रीन डिजिटल फाइनेंस लिखा है तो हाँ जो फिनटेक इनोवेशन है फिनटेक कंपनीज जो है उनको उनका एक पार्टनरशिप है टू एक्सिलरेट दोज इनोवेशंस और जो कि खास करके एनवायरमेंटल चैलेंजेस को लेके कुछ बनाएंगे कुछ अच्छे से और इनोवेट करेंगे. इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनेप ANT फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप एट द WEF, that is World Economic Forum 2016 summit. Okay, so here both the statements are correct. See, these kinds of questions, if you know, or else you can't answer them because these questions are like जो कि हमारा जो मिनिमम हम पढ़ते हैं नॉर्मल करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, ये थोड़ा न्यूज में है लेकिन थोड़ा पुराना है लेकिन है न्यूज में. ओके, सो कहीं ना कहीं न्यूज में है. सो दोनों के दोनों सही है. ये WEF के 2016 फोरम पे हुआ था. ओके, सो आंसर इज बोथ. तो सिंस क्लाइमेट चेंज, फिनटेक, यूनेप ये सब के सब न्यूज में है तो इसीलिए क्योंकि यूनेप हमेशा न्यूज में होता है तो इसलिए जाहिर सी बात है तो यूनेप का रिलेटेड स्टफ आ सकता है, पूछते हैं एग्जाम पे. एंड WEF इज अ IR टॉपिक. WEF के बारे में इट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये हुआ था, ये बेसिकली एक फोरम है जहाँ पे कंट्रीज, लोग या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कोई जो बड़े लोग होते हैं, फेमस लोग होते हैं, वो सब जाके वहाँ पे बात करते हैं. फोरम ये हुआ था 1971 में. याद रखना WEF इज एन इंटरनेशनल NGO, बहुत बड़ा NGO है, ये इंटरनेशनल NGO ही है. इट इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल NGO है जहाँ पे कंट्रीज के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, बड़े बड़े लोग या फिर बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल से, एकेडमिक से जाके वहाँ पे बात करते हैं. फोरम मतलब एक मीटिंग होती है, इवेंट होती है, वहाँ पे बात करते हैं. ये हमेशा एक ही जगह पे होता है, डेवोस करके. डेवोस पे होता है, एनुअली होता है. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वहाँ पे हर चीज़ की बात करते हैं, लाइक कैसे हम बिजनेस बढ़ाएंगे, कैसे अच्छे से वर्ल्ड इकोनॉमी में सुधार आ जाए. ऑल दोस थिंग्स विल टॉक अबाउट uplifting the world economy, any kind of political issue, regional issue, industry agenda, everything they will talk. Okay, so basically ये IR का टॉपिक है. So I'll cover in my IR course. IR course already शुरू हो चुका है. You can go to my playlist and check. 2 वीडियोज ऑलरेडी हैं, बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा. सो ये एक स्टफ है जो कि रिलेटेड टू एनवायरनमेंट था तो मुझे लगा कि ये ऐड कर देना चाहिए. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is a direct static question. Consider the following about Forest Advisory Committee, FAC. और आप सबको पता होगा कि FAC हमेशा न्यूज में रहता है. एवरी ईयर, नॉट एवरी मंथ, लेकिन साल में बहुत बार ये न्यूज में रहता है. फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी. So the first statement is, it is a statutory body created under Indian Forest Act of 1927. Okay. Second, it is only an advisory body. Third statement, it is chaired by the ex officio special secretary to the Ministry of Environment and Climate Change. First of all, Forest Advisory Committee common topic है, जिसने भी static अच्छे से पढ़ा होगा
थोड़ा बहुत तो पता होगा इसको, लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कंफ्यूज करेगा। थर्ड स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि चेयरमैन कौन है इसका, कौन चेयर करता है इसको। ये एडवाइजरी बॉडी की, लेकिन यहाँ पे ओनली है, लेकिन आपको पता शायद कंफ्यूज हो सकता है कि नहीं ये ओनली कैसे हो सकता है, नहीं ये सही है, इट इज ओनली एडवाइजरी बॉडी, ये एडवाइज ही करती है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लिखा है, तो फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इज अ रॉन्ग आंसर। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है लेकिन इट इज अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, इसी एक्ट से ये बॉडी आई है। और थर्ड स्टेटमेंट जो डाउट में है, इट इज चेयर्ड बाय एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये भी सही है। बेसिकली थोड़ा मैंने ट्विस्ट करके इसको भेजा है, तो इसमें यहाँ पे लिखा है इट इज यूजुअली इट इज चेयर्ड बाय डीजी, डीजी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सबको पता होगा जिसने भी ढंग से पढ़ाई की होगी। यही जो डीजी ऑफ फॉरेस्ट है, ही इज नन अदर देन दिस स्पेशल सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियल स्पेशल सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वही होता है, बस मैंने अलग से लिखा है, सेम है वो। जो डीजी होता है फॉरेस्ट का, वही एक्स ऑफिशियल स्पेशल सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रहता है। ओके, अब एक चीज मैं बता दूंगा, जो लोग एनवायरनमेंट पढ़ रहे, 5 से 6 एक्ट हैं जो कि आपको अच्छे से करना पड़ेगा यहाँ पे एनवायरनमेंट टॉपिक में। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एक एक करके आप नोट डाउन कर दीजिए। सो इट इज ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नॉट कन्वर्शन, कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, थोड़ा स्पेलिंग प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ओके, इट इज चेयर्ड बाय डीजी फॉरेस्ट, ये डीजी जो फॉरेस्ट है चेयरमैन ये है, ये हर जगह लिखा है, आप कोई भी साइट देखोगे ये लिखा है, लेकिन वही जो है ही इज द एक्स ऑफिशियल स्पेशल सेक्रेटरी टू मिनिस्टर एनवायरनमेंट, ये बहुत कम जगह लिखा है। तो यूपीसी हमेशा प्रीलिम्स में क्या करता है, कुछ स्टेटमेंट आपको इजी देगा, एक स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक करेगा, ताकि आप आंसर पूरा सॉल्व करने में मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये जो फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, तो ये एक्ट इज फेमस फॉर वन थिंग, दैट इज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपेंसेटरी कैंपा जिसको बोलते हैं, कैंपा का सॉरी कैंपा का जो एक्ट है, कैंपा अलग से एक एक्ट है जो कि कैंपा एक्ट 2016। ओके, ये 2016 एक एक्ट अलग से इंडिपेंडेंट एक्ट है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो जेनेसिस है, वो इसी एक्ट से आया है। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, कोई कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मतलब इफ सम प्राइवेट दे वांट टू डाइवर्ट सम पार्ट ऑफ ए फॉरेस्ट, फॉरेस्टेड लैंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं फॉर सम नॉन फॉरेस्ट यूज, तो उनको कंपेंसेटरी करना पड़ेगा, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टैटिक में मेंशन्ड है। तो एक एक्ट हो गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये एक एक्ट हो गया। उससे पहले 2 एक्ट होगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये मेंस में भी आया था 2018 में, ये सब एक्ट इंपोर्टेंट है। 2002 और एक एक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एफआरए एक्ट 2006, और एक एक्ट है, एक है प्लांट वैराइटीज एक्ट, उसका एक बड़ा सा नाम है लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसका है प्लांट वैराइटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स एक्ट करके है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं प्लांट वैराइटीज एक्ट बोलता हूँ, ये भी 2001 के आसपास हुआ था। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, आप इनका इन डिटेल, में बार बार बोल रहा हूँ, इन डिटेलिंग चाहिए, 1-2 लाइन से नहीं होगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। शॉर्ट नोट्स विल नॉट वर्क हियर, शॉर्ट नोट्स वर्क नहीं करेगा, आपको अच्छे से कवर करना होगा, वेरियस साइट्स जाके, यू हैव टू गो थ्रू वेरियस साइट्स, यू हैव टू चेक द पॉइंट्स, टेक द पॉइंट्स, राइट इट इन योर कॉपी। एनवायरमेंट का यही सब चीज, आपको अगर 2-3 पॉइंट्स पढ़ रहे हो जो कि नॉर्मल साइट्स में लिखा है, दैट विल नॉट वर्क, दोज आर फ्री स्टफ्स,
और यूपीएससी को क्लियर कट पता है कि एवरीवन आर गोइंग थ्रू दिस फ्री स्टफ, यू हैव टू गो टू द ओरिजिनल साइट। आप गवर्नमेंट साइट जाओ या फिर कोई भी और साइट जाओ जहाँ पे मोर स्टफ्स आर मेंशन्ड, पेनल्टी क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ट्रीज कहाँ पे डिफाइंड है, फॉरेस्ट कहाँ पे डिफाइंड है, डेफिनेशन है या नहीं वो भी जानना पड़ेगा। अभी तक डेफिनेशन है या नहीं, फॉरेस्ट का डेफिनेशन है नहीं अभी तक, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में नहीं है वो, तो क्या है वहां पे, वो सब के सब आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम दिस। सो मैंने आपको एक ओवरऑल डिटेलिंग बता दिया कि इस हिसाब से जाओगे, क्योंकि इस वीडियो पे मैं स्कोप नहीं है सब एक एक करके बताने के लिए, लेकिन आगे अगर टाइम मिलेगा मैं करूंगा। ओके ठीक है, तो ये सब चीज, दीज आर बेसिक चीज, ये सब चीज आपको एनवायरमेंट या फिर मेंस GS 3 में काम आ जाएगा। सो जितना आप डिटेलिंग करोगे उतना आप दूसरों से लाइक यू विल गेट एन एज फ्रॉम अदर्स। आप अगर दूसरों से अलग होना चाहते हो तो आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एवरीवन स्टडी करते हैं 2-3 पॉइंट, और अगर एवरीवन स्टडी करते हैं तो सबका हो जाना भी चाहिए क्लियर, लेकिन सबका होता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, consider the following about biodiversity characterization project। बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन प्रोजेक्ट ये एक कंटेम्पररी करंट अफेयर्स है, ये है अभी भी है, जहां पे होना चाहिए वहीं पे है। अगर आप नॉर्मल एक नॉर्मल जैसे कि बोलते हैं हम एक नॉर्मल मैगजीन वगैरह कवर करते हैं, वहां पे शायद ये कवर नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा, बहुत कम जगह होगा, लेकिन ये कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर ही है, बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन प्रोजेक्ट। सो नाम यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी है। ओके, थोड़ा बहुत पता चल गया हमको। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, द मेन एम इज टू डेवलप ए डेटाबेस ऑफ इंपोर्टेंट लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया थ्रू GIS एंड रिमोट सेंसिंग। वो बोल रहा है कि इसका जो प्रोजेक्ट स्कीम का मेन काम ये है कि एक लैंड, जितना भी लैंडस्केप है हमारा इंडिया में, उसका एक डेटाबेस बनाएगा थ्रू रिमोट सेंसिंग, मतलब सैटेलाइट के थ्रू वो एक डेटाबेस बनाएंगे जितना भी इंपॉर्टेंट लैंडस्केप्स है। ओके, सेकंड, ओके, इट इज ओवरसीन बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब ध्यान से देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या ये सही लग रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बायोटेक की डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट प्लस स्पेस भी दिया है, कहीं ना कहीं यू कैन गेस हाँ डिपार्टमेंट स्पेस सही होगा, क्योंकि रिमोट सेंसिंग है तो इसरो का काम आएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तो होगा ही होगा, इसमें GIS के भी मेंशन्ड है। इफ यू कैन थोड़ा बहुत IQ यूज करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, यूजुअली पीपल विल थिंक, लेकिन ये सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो टोटल बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन प्रोजेक्ट है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली PMO के अंडर आता है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, नो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डायरेक्टली कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, एंड मेन एम ये है कि एक डेटाबेस बनाएंगे। इसका फेज 3 आई गेस चल रहा है अभी, ये 2007-2008 का प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी भी चल रहा है, फेज चल रहा है। 90s का भी स्कीम आ रहे हैं आजकल, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 90s का है, MP लैट स्कीम बहुत पुराना है, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिसेंट जो स्कीम, नया स्कीम है, उसका बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का, जो पुराने स्कीम से जो कि चलती आ रही है, दैट इज दोज आर नॉट एक्चुअल करंट अफेयर्स बट देज आर कॉल्ड कंटेम्पररी अफेयर्स। कंटेम्पररी करंट अफेयर्स हैज मोर चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज आप बायोडाइवर्सिटी देख के यू गेट कंफ्यूज, इसीलिए लाइक सही है लेकिन आपको लगेगा कि वो गलत है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। बोथ आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट बायोप्राइमिंग। ये क्या है बायोप्राइमिंग? ये एक्चुअली एक एनवायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन साइंस एंड टेक के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो। इट इज ए ट्रीटमेंट ऑफ सीड with beneficial organisms as an alternative, ध्यान से स्टेटमेंट देखो, as an alternative to treatment of pesticides prior to sowing। सोइंग से पहले ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को हम यूज करके ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव है। ओके, ये एक्चुअली रियल डेफिनेशन है बायोप्राइमिंग का, ये सही है। ओके, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, इट इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। बिल्कुल, ये डिजीज कंट्रोल करने के लिए ही बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रहेंगे, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रहेंगे, जाहिर सी बात है, नॉर्मल चीज है, ये IQ है, रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे?
हर चीज रहती है, अच्छी चीज है तो इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो ये रहती है। इफ यू डू नॉट नो ऑल्सो यू कैन थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हो यहाँ पे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोप्लेनिंग क्वेश्चन। ओके, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सी बोथ आर करेक्ट, और सबसे बड़ी बात है इसको रिकमेंड भी आईसीएआर ने किया है, कर रखा है, काफी करता है। आईसीएआर इज अ वेरी स्टैटिक टॉपिक, ये आपका करंट भी नहीं है, स्टैटिक टॉपिक है। आईआर या फिर कोई कंटेम्प्रेरी चीज आप पढ़ते हो तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हमेशा न्यूज में आती है, हमेशा न्यूज में रहती है। तो ये इसको किया है आईसीआर ने ही रिकमेंड किया। इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ सीड with beneficial organisms as an alternative to treatment with seed pesticides prior to sowing। ये जो सीड ट्रीटमेंट होती है, इट इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, जहाँ पे हम वैक्सीनेशन ऑफ सीड विथ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द सीड वो करते हैं, और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट सीड हाइड्रेशन, ये दोनों करते हैं हम फॉर डिजीज कंट्रोल। तो ये एक चीज है। तो यहाँ पे ये तो हो गया मीनिंग, उसका डेफिनेशन। तो यहाँ पे आईसीएआर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इट इज द इंडियन काउंसिल, थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं, वैसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, जितना स्कोप है मैं बना देता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएआर, मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है इन पर्टिकुलर टू दिस एग्रीकल्चर। ओके, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। फर्स्ट डॉट, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ओके, जो कि क्या करता है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो प्रेसिडेंट है, आईसीएआर का जो प्रेसिडेंट है, आईसीएआर प्रेसिडेंट, ये कौन होंगे, ये भी एक क्वेश्चन में आ सकता है, आगे भी आएगा। मैं इसको भी क्वेश्चन पुट करा है मैंने आगे। तो आईसीएआर प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई एक सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर सकता है, या फिर कुछ और डाल सकता है, कोई सेक्रेटरी टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वैसा नहीं है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी मिनिस्टर होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली इसका प्रेसिडेंट बन जाता है, रिमेंबर आईसीएआर का। ओके, और ये याद रखना, जो आईसीएआर है, आईसीएआर इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क, इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क of agricultural research, of agriculture research and education institutes in the world। Remember, ICAR ये सबसे लार्जेस्ट एक नेटवर्क है, जितना भी एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनका एक नेटवर्क है। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। रिमेंबर, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और ये किसको रिपोर्ट करता है वो भी बहुत जरूरी है। इट रिपोर्ट्स टू, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को तो रिपोर्ट करेगा ही, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को रिपोर्ट करेगा ही। ओके, बट कौन से डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को रिपोर्ट करता है वो भी जानना जरूरी है। द डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। डेयर करके एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, उसी को रिपोर्ट करता है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्ड, और काफी सारे स्कीम्स, काफी सारे चीजें अभी रिसेंटली आई हैं जो कि आते रहते हैं, आईसीआर रिलेटेड आते रहते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाके, मेरे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके सर्च करोगे तो कुछ चीज़ें तो मिलेगी, बाकी बहुत आपको खुद करना पड़ेगा, जो मैं क्लास में भी कराता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट स्टफ है, आ सकती है, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका आईसीएआर का। ठीक है, एग्रीकल्चर टॉपिक एक इको टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमी टॉपिक में, तो आप उसको भी कवर कीजिए। ट्राई करो आप थोड़ा, जितना भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह कवर करते हैं वो भी करो, थोड़ा उनसे आगे जाने की भी कोशिश करो, बिकॉज एग्जाम हैज बिकम वेरी डायनामिक। जो आपको लग रहा है कि ये हर जगह का आपको कहीं इंस्टीट्यूट से मिल जाता है, आप पढ़ लेते हो, रिमेंबर इट्स ए फ्री स्टफ। फ्री स्टफ बहुत कम आते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा आप खुद ट्राई करो, उससे आगे जाने की कोशिश करो, विकिपीडिया से चेक करो, गूगल से चेक करो, और खुद इंफॉर्मेशन, खुद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपने नोट में बनाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ओके, जकार्ता मैंडेट, ये जकार्ता मैंडेट किससे रिलेटेड है? द जकार्ता मैंडेट इज एसोसिएटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यूएनएफसीसीसी, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर मिनामिटा कन्वेंशन। ये सब के सब नाम काफी कॉमन नाम से, इनके सब डिटेलिंग भी जरूरत है एग्जाम के लिए। सो बेसिकली इट्स ये रिलेटेड टू कोरल, रिलेटेड टू मरीन एनवायरनमेंट है, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन डाला है। इट इज रिलेटेड टू यूएनसीबीडी। 1995 में एक हुआ था जकार्ता मैंडेट। तो बस उतना इंफॉर्मेशन ही जरूरी है, ज्यादा इन डेप्थ भी जरूरत नहीं, बिकॉज थोड़ा बहुत पुराना भी है, लेकिन क्योंकि यूएनसीबीडी हमेशा न्यूज में रहता है, so that's why I thought of covering जकार्ता मैंडेट ऑन मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। देखो, मरीन कोस्टल बायोडाइवर्सिटी हमेशा न्यूज में रहती है, हमेशा कहीं ना कहीं न्यूज में रहेंगे। तो ये एक जकार्ता मैंडेट होता है, वहां पे कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, कोरल्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। तो ये एक मैंडेट बनी थी उनके लिए, कुछ गाइडलाइंस बनाते कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जकार्ता मैंडेट रिलेटेड टू यूएनसीबीडी। ओके, ये एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एनवीस्टैट्स रिपोर्ट, ध्यान से अब इसको पढ़ो। तो एनवीस्टैट्स रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब देखो, ये एनवी स्टैट तो मतलब कहीं ना कहीं स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स, एनवी मतलब एनवायरमेंट। तो इधर ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का होगा, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का होगा, तो आपको जानना पड़ेगा। सो इट इज प्रिपेयर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये सही है, दिस इज राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन। वो रिपोर्ट को आप एक बार देख ले कि रिपोर्ट, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आने लगे हैं। सो दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। आंध्र प्रदेश को इस रिपोर्ट के आधार पे, ये 2020 का रिपोर्ट है बाय द वे, पूरा करंट अफेयर्स है, तो हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन। सो बोथ आर करेक्ट। तो आप एक इस रिपोर्ट को एक बार, उसका तो ज्यादा प्रोविजन नहीं है, बहुत कम प्रोविजन है, आप एक बार देख सकते हो। इट इज इन करंट अफेयर, कोई भी आप वेबसाइट जाके देख सकते हो, इट विल नॉट बी एन इशू। ओके, बोथ आर करेक्ट। इन्वीस्टैट्स रिपोर्ट इज ऑलवेज इन न्यूज, तो याद रखना इन्वीस्टैट्स है तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, एनवायरमेंट का नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दैट इज मेन, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी पार्टनरशिप, REEP। तो ये एक आईआर का भी क्वेश्चन है, एक एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इट विल बी एन एनवायरमेंटल क्वेश्चन आल्सो। ओके, so it is a Vienna based international organization which advances markets for renewable energy and energy efficiency with a special focus on developing countries। अब अगर देखोगे तो हाँ ठीक है, यहाँ से तो स्टेटमेंट सही लग रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तो स्टेटमेंट सही लग रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। अगर आपको पता है कि ये वियना बेस्ड है तो आपका काम बन जाएगा। ओके, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, वियना बेस्ड ही है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज इन डेप्थ। अब देखो, इन डेप्थ है, रेलिवेंट भी है। कैसे? इट वाज लॉन्च्ड एट द रियो 10 समिट एट जोहान्सबर्ग। अब यहाँ पे वो रियो को इंक्लूड, इस क्वेश्चन में जानबूझ के रियो को इंक्लूड किया हूँ। देखो, रियो इज ए स्टैटिक टॉपिक। रियो 1992, रियो 10 2002, रियो 20 2012, तीनों के तीनों इन डेप्थ बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। क्या क्या इसमें हुआ था, क्या क्या इसमें हुआ था, आपको एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ेगा, आपको एक जगह से मिलेगा ही नहीं। गारंटी के साथ आई कैन से कि एट ए पर्टिकुलर बुक यू विल नॉट फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन, इट्स ए गारंटी। आई हैव गॉन थ्रू बुक्स, दैट्स आई एम सेइंग। ओके, सो ये रियो 10 2002 में जो जोहान्सबर्ग में हुआ था वहीं पे लॉन्च हुआ था, एंड दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज करेक्ट। सो बोथ आर करेक्ट। सो दिस इज अ डायरेक्ट, आप पहला स्टेटमेंट आप गेस कर सकते हो, दूसरा स्टेटमेंट आपको गेस नहीं, आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप वहीं पे अटक जाओगे। दैट्स व्हाट यूपीएससी डज इन प्रीलिम्स, और इसीलिए कट ऑफ 50% भी नहीं जा पाता है, और हम गलत करके आ जाते हैं या फिर हम छोड़ के आ जाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो रियो समिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको वो ध्यान से करना है, बहुत ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन लिख दिया है। सो इट इज अ वियना बेस्ड इंटरनेशनल और organization which advances markets for renewable energy and energy efficiency with a special focus on developing countries। क्लीन एनर्जी बिजनेस मॉडल, इसमें इन्वेस्ट, लर्न, शेयर। तो बेसिकली ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, जितने भी मार्केट्स हैं
तो वो बोल रहे हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, स्टार्ट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और एनर्जी एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दे मोर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी. ओरिजिनली द गवर्नमेंट, इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूके along with other partners at कहाँ पे, at the Johannesburg Summit on Sustainable Development 2002, that is the Rio plus 10. Okay, fine. Next question. So consider the following statements about Rethink Plastic Initiative. Now this is a purely a current affair. I'll tell you how it is a current affair. आप बहुत जन को पता भी नहीं होगा. It is actually a current affair. पता चल जाएगा. Okay, fine. It is a joint initiative of UNEP and WB. Okay, हम देखेंगे. We'll see into it. Its aim is to create awareness about plastic pollution and motivate. It's not motivate. It's motivate and motivate communities to reduce the use of single-use plastics. बिल्कुल ये सही लग रहा है. आप देखोगे Rethink Plastic Initiative. It will be related to plastic. पता चल जाता है. तो statement 1 तो पता नहीं, लेकिन statement 2 तो correct है. Now वही होता है, स्टेटमेंट 1 इज अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. आपको पता होना चाहिए कि इसको किसने किया है. पहला स्टेटमेंट गलत है, वर्ल्ड बैंक नहीं है इसमें. वर्ल्ड बैंक हर जगह यूपीएससी क्या करता है, वर्ल्ड बैंक डाल देता है, बिकॉज आपको लगता है कि बहुत चीजें वर्ल्ड बैंक करती रहती है, तो मे बी इट विल बी करेक्ट, विल गो फॉर अ गेसिंग, वाइल्ड गेस करके आप करोगे, लेकिन वैसा नहीं है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, तो ये एक्चुअली टेरी करके एक द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ ही ये हुआ था. देख लेंगे एक्सप्लेनेशन में. It's a joint initiative of UNEP and TERI. TERI is the Energy and Research Institute. ये दिल्ली में है. तो ये जो जॉइंट इनिशिएटिव इन दोनों ने ये मुंबई रीजन में किए थे, फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन. 2000 लेट 2019 का न्यूज है. और याद रखना सब, एक चीज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, 2021 प्रीलिम्स में जो एग्जाम दे रहे हैं आजकल, क्वेश्चन 2 साल पहले के आ रहे हैं, बिफोर और विद इन 2 years. तो 2019 इंपोर्टेंट बन जाती है. जैसे कि 2020 प्रीलिम्स में 2017 एंड 2018 का क्वेश्चन बहुत सारे आए थे. 2017 में जैसे एलिफेंट सेंसस 2017 में होता, तो वहीं से आ गया. बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन 2018 में वो देसर का था, भी न्यूज में थोड़ा बहुत था, तो वो आ गया. तो काफी सारे क्वेश्चन जानबूझ के वो थोड़ा पीछे के इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम सब लास्ट साल के करंट अफेयर्स के पीछे पड़े हैं. तो जाहिर सी बात है, अगर हम सब वही चीज पढ़ के जाएंगे तो यूपीएससी तो वही चीज तो पूछेगा नहीं ना, बिकॉज यूपीएससी विल मेंटेन इट्स स्टैंडर्ड. सिंपल, ये एक सिंपल फंडा है, बस समझ में नहीं आ रहा है किसी को. हर चीज आपको थोड़ा 2 साल टूट, आप 2020 करो, मना नहीं कर रहा हूँ, 2021 करो, 2020 करो, लेकिन जो ज्यादा फोकस 2019 करंट अफेयर में रखो. ओके, सो ये भी एक न्यूज में था. सो ये भी एक प्लास्टिक पॉल्यूशन न्यूज में होती है, तो आ सकता है वैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिजास्टर. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. अगर आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में पता नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट इन द राइट ट्रैक. आप एनवायरमेंट सही से नहीं कर रहे हो. मेरे यहाँ पे आप जितने भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आपको आंसर पता नहीं है, सो आपको वहां पे डरने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट बस रिमेंबर कि यू नीड टू लर्न. आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू अपग्रेड, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. ओके, तो ये जो GPDRR है, ओके, इसके बारे में यहीं पे करेंगे. सो इट इज एन एनुअल मल्टी स्टेक होल्डर फोरम टू इम्प्लीमेंट द सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. ओके, देखेंगे इसको, विल सी इनटू इट. सेकंड, इंडिया हैज नेवर होस्टेड GPDRR टिल नाउ. थर्ड, द लास्ट GPDRR वाज हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. ओके, एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट देखो इसको, फर्स्ट स्टेटमेंट को. इट इज एन एनुअल मल्टी स्टेक होल्डर फोरम टू इम्प्लीमेंट सेंडाई फ्रेमवर्क. सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का ही है, 2015 में हुआ था. 2015 to 2030 तक सेंडाई फ्रेमवर्क चलेगा. डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एक हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने किया था. ओके, लेकिन यहाँ पे एनुअल वर्ड है, एनुअल, ये गलत है. ये एनुअल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एनुअल नहीं है, ये होती है एवरी 2 years. थोड़ा यूपीएससी ऐसा भी करता है, दे विल ट्राई टू विद इन द वर्ड के बीच में एक वर्ड, मतलब आप फ्लो में चले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा. तो ये रॉन्ग है. तो 1 तो गया, तो ऑप्शन डी गया.
इंडिया हैज नेवर होस्टेड जीपीडी टिल नाउ। ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे आपको लगेगा ये गलत है। व्हाई? बिकॉज एक्सट्रीम, नेवर होस्टेड, ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, क्या नहीं होस्ट किया होगा? जरूर कहीं कभी ना कभी तो किया होगा, आपको लगेगा ऐसा, यू विल थिंक लाइक दैट, बिकॉज स्टेटमेंट उसी हिसाब से ही आएगा ताकि इट विल मेक यू थिंक, इट विल फोर्स यू टू थिंक। लेकिन दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। इंडिया ने अभी तक होस्ट नहीं किया, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया ने अभी तक होस्ट नहीं किया है। फिर द लास्ट जीपी, सो टू तो सही है, तो इधर ओनली टू होगा या फिर 2 और 3 होगा। 3 ओनली तो नहीं होगा, तो ये काट दो, तो दो देखो। फिर अगेन तो दो एलिमिनेशन हो गए यहां से, फिर भी दो बच रहे हैं। द लास्ट जीपीडीआरआर वाज हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नाउ दिस इज अ फैक्चुअल, अगर आपको करंट अफेयर पता है तो पता, और ये डायरेक्ट 2019 का करंट अफेयर है। मिड 2019, ये 2020 तक भी चला था ये करंट अफेयर, और डिजास्टर तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो ये सही है। सो आंसर इज 2 और 3। आंसर इज 2 और 3। इंडिया इज नेवर होस्टेड। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन जीपीडीआरआर के बारे में अभी से यहीं पे बोल दूंगा, ताकि और वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार वो सब नोट डाउन कर देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जीपीडीआरआर है, जीपीडीआरआर ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो व्हाट इज प्लेटफॉर्म? पी हियर प्लेटफॉर्म, तो ये बेसिकली ये फोरम हो गया, इवेंट होती है, बात करते हैं, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे तो फोरम वर्ड भी लिखा है। ओके, तो इसको एस्टेब्लिश किसने किया है? एस्टेब्लिश्ड बाय, ये सब मोस्टली सब चीज यूनाइटेड नेशन ही करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उनगा ने किया था। अब उनगा अगर किया था तो कब किया था, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट कब हुआ था, तो वो भी तो जानना जरूरी है। 2007 में हुआ था। तो अगर 2007 में हो रहा है तो कितने साल में हो रहा है? ये एवरी 2 इयर्स में हो रहा है, बाइनियल है, एवरी 2 इयर्स इट हैपेंस। ओके, ठीक है। तो अभी हर 2 साल को तो जानने की जरूरत नहीं, लेकिन लास्ट कब हुआ था और उससे पहले कब हुआ था? जीपी डी आर आर 2017 में हुआ था, कैनकन। याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप नोट्स बना सकते हो, मेक्सिको। फिर जीपी डी आर आर 2019, ये आखिरी हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोविड हो गया। ओके, 2019 ये जिनीवा में हुआ था, तो जाहिर सी बात है, इट वाज होस्टेड बाय स्विट्जरलैंड। ओके, तो अगर ये फाइनल हुआ था तो आपको इसका थीम भी जानना है। यहाँ पे थीम क्या था? थीम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 2 साल पहले आए थे या फिर 1 डेढ़ साल पहले, कोई ना डिजास्टर रिलेटेड कुछ तो आए थे। आई गेस एशियन मिनिस्टेरियल डिजास्टर करके कुछ था, उसका आए थे। 2018 का क्वेश्चन है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, लेकिन 17-18 में तो थीम भी आ गया था। अब देखो इतना भी डिटेलिंग पूछ रहे हैं वो। थीम इसका था, डबल कोट में, रेजिलियंस डिविडेंड, resilience dividend towards sustainable sustainable and inclusive societies। ठीक है, दिस वाज द थीम, ये थीम था, रिमेंबर दिस। तो अभी तक 2019 तक नेवर हेल्ड इन इंडिया, ये जानना बहुत जरूरी है। दे विल से कि इंडिया में ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, सब गलत है। नेवर हेल्ड इन, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो यहां तक तो हो गया। अभी रिसेंट 2019 तो 2021 में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली 2022 में होगा, कोविड के लिए थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया, बिकॉज पूरा का पूरा वर्ल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड और गॉट अफेक्टेड। तो ये नेक्स्ट होगा, इसका जो 7th सेशन है, 7th सेशन है, ये होगा आपका मई, डिसाइडेड है अभी टेंटेटिवली, मई 2022 एट बाली। बाली आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, 7th सेशन ऑफ यूएनडीआरआर, 7th सेशन ऑफ यूएनडीआरआर। तो ये फोरम है, उनगा ने किया था। ओके, इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से समझना है ये क्या है एग्जैक्टली। इट्स फोरम जहाँ पे बैठ के बात करते हैं।
अगर क्वेश्चन आएगा GPDRR इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, अगर इसी एनुअल मल्टी स्टेक होल्डर फोरम की जगह वो अगर इंटर गवर्नमेंटल भी डाल दिया ना, यूपीएससी तभी भी आंसर गलत हो जाएगा। इट इज नॉट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। आपको समझना है इंटर गवर्नमेंटल क्या होती है। इंटर गवर्नमेंटल मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ ग्रुप वेयर कंट्रीज आर मेंबर्स, बेसिकली मेन कंट्रीज। यहाँ पे कंट्री भी है, प्राइवेट भी है, कोई भी जाके बात कर सकता है। बिजनेस लीडर जाके बात कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जाके बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू गेट दैट परमिशन एंड ऑल, बट अब जाके बात कर सकते हो। ऑल मल्टी स्टेक होल्डर, दैट्स द नेम, मल्टी स्टेक होल्डर। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने आई गेस जीपीडीआर के बारे में सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे ही बता दिया, तो नो नीड टू टेक मोर और टेक ए सेपरेट सेशन ऑन दिस। आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग ए सेपरेट सेशन, छोटा वीडियो बना था, लेकिन यहाँ पे ही बना दिया। बाकी यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग, अगर कुछ भी न्यूज में आता है तो यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग, बिकॉज ये सब चीज करंट अफेयर्स काफी अपडेट होते रहते हैं। ज्यादा अपडेट नहीं, छोटे मोटे अपडेट होते रहते हैं, बट यू हैव टू कीप ए लुक ऑन देम। ओके, let me erase it. Okay, next, last question of the day, नालावाना आइलैंड। ठीक है, ये जो नालावाना आइलैंड है, जो कि नालावाना बर्ड सेंचुरी है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इज द कोर एरिया ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रामसर लेक्स। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नालावाना आइलैंड अब कौन से रामसर लेक के पास में है। कोलेरू लेक, दीपर बेल, लोकतक लेक, चिलिका, सबके सब करंट अफेयर में है। अब हमेशा क्वेश्चन रिलेटेड करंट अफेयर आता है, डायरेक्ट करंट अफेयर विल नेवर एवर कम, रिलेटेड करंट अफेयर विल कम। डायरेक्ट करंट अफेयर विल कम इन स्टेट एग्जाम्स। आजकल स्टेट एग्जाम्स भी डिफिकल्ट हो गए, लेकिन फिर भी, नहीं तो 2 या 3 मैक्स डायरेक्ट करंट अफेयर्स इन यूपीएससी, बाकी सबके सब रिलेटेड और इन डेप्थ। जो भी न्यू कमर हो, आप एग्जाम दे दो, आपको पता चल जाएगा। आप जब एग्जाम दोगे आपको उसी दिन पता चलेगा। ओके, सो नालावाना आइलैंड ये आपका चिलिका लेक में है। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन बट इन डेप्थ क्वेश्चन। चिलिका भी हमेशा न्यूज में रहता है, और रामसर तो हमेशा न्यूज पे रहता है। अभी बहुत सारे रामसर ऐड किए गए हैं, आपको पता ही होगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। और ये जो मेरा जो चैनल है, इट इज फॉर वैल्यू एडिशन, मैं ये सब क्लासेस में कराता हूँ, तो आप एक बार इसको रिवाइज करते रहना। ओके, सो दैट्स इट। आप जाके यू कैन गो टू माय वेबसाइट एंड चेक my test series, other questions. I usually teach all subjects, including GS mains and prelims. And this is my website, csrclasses.in, for online classes, mentoring, advanced test series, topics, etc. You can just explore this thing, and this is my Telegram channel. You can just explore and have a look. Okay, thank you.